लिखा हुआ है पेट्रोल डीजल रसोई गैस की मूल्य वृद्धि के जरिए जनता को लूटना बंद करो। आगे लिखा हुआ है पूंजीपति पक्षधर मजदूर विरोधी चारों श्रम संहिता वापस लो। आगे लिखा हुआ है किसान मजदूर आंदोलन की आई आंधी उड़ जाएगा मोदी अमित और अंबानी अदानी। ये तमाम बातें आज स्टेशन चौक पर भागलपुर में देखने को मिल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अजीत सिंह का जन्मदिन दिवस मनाया जा रहा है। अजीत सिंह जो कि शहीद भगत सिंह के सच्चा थे, जिनका 1906 के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन में एक अहम भूमिका थी। उसके बाद जिन्होंने सोशल जस्टिस के लिए सोशल जस्टिस रिफॉर्मर के तौर पर जाना जाता है। इससे पहले सामाजिक न्याय आंदोलन और बहुजन स्टूडेंट यूनियन ने 2 से 23 फरवरी को शहीद जगदेव कर्पूरी संदेश यात्रा निकाला था। इस यात्रा के तहत ये भागलपुर और सुल्तानगंज और बीपुर के अलग अलग जगह में अलग अलग गाँव में अलग अलग सड़कों पर वहाँ पर जाकर उन्होंने युवाओं को, जो गांव के लोग हैं, उन्हें इन तमाम चीज़ों से रूबरू कराने का काम किया। आइए जो इस यात्रा में साथ थे, जो जगह जगह लोगों को संबोधित कर रहे थे, उसे समझाने का काम कर रहे थे, हम उनसे जानेंगे कि शहीद जगदेव कर्पूरी संदेश यात्रा का आखिर उद्देश्य क्या था। शहीद जगदेव प्रसाद और कर्पूरी संदेश यात्रा का उद्देश्य यही था कि देश के अंदर जो अन्याय चल रहा है, जो उत्पीड़न चल रहा है, उसका हम सही से लोगों तक आवाज़ पहुंचा सकें। बहुत लोगों को जो सरकार है, सरकार का अपना तंत्र है, वह तंत्र जो खास करके जो टीवी है, टेलीविज़न है, उसके माध्यम से जो लोगों को जनमानस के अंदर जो एक भ्रम फैलाया गया है कि मोदी है तो मुमकिन है, और मुमकिन का मतलब कि सब ठीक ठाक है। आम लोगों की अवधारणा ये बन गई है। लेकिन आप देखेंगे कि जब से सरकार इनकी बनी है तो इस देश के अंदर निजीकरण का बढ़ावा हुआ, और इसी निजीकरण का ये जो वैश्विक पूंजी का इन्वेस्टमेंट इस देश के अंदर हुआ जा रहा है, जिसको FDI भी कहते हैं, जिसका कांग्रेस भी लाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के समय में बीजेपी विरोध कर रही थी, और जब बीजेपी आया तो FDI ले आया और पूरा का पूरा वर्ल्ड बैंक और IMF का जो पॉलिसी है उस देश के अंदर लागू करना चाहता है। और इसको कैसे लागू करना है तो देश के अंदर सबसे पहले हम सांप्रदायिक रंग लाएं, और सांप्रदायिक रंग के आड़ में इसलिए देखेंगे कि कोरोना में मंदिर का शिलान्यास किया जाता है, और उसी कोरोना में 4 श्रम संहिता कानून जो पहले 44 था, मतलब कि मजदूरों के लिए 44 तरह का कानून था जो उस अपनी सुविधा के लिए वो संघर्ष कर सकता था, न्यायालय में जा सकता था। लेकिन आज के दौर में 4 श्रम संहिता कानून 8 घंटे की जगह 12 घंटा काम करना होगा। रेलवे में, बैंक में सब लागू हो चुका है। 1 अप्रैल से देश के विभिन्न हिस्सों में लागू हो जाएगा। तो उसके लिए लड़ाई था कि उसको समझाना है। दूसरा जो किसान के लिए जो 3 काले कानून लाए, उसमें लोगों को समझाएगा कि देखो हम तो मार्केट ओपन कर दिए, जो चाहे जितना बेच सकते हैं, जो चाहे जितना ले सकते हैं। तो आम लोगों को समझाने के लिए हम लोग जो कहते थे कि जैसे बहुत ताकतवर लोग हों और बहुत कमज़ोर हों, और कह दें कि 1000 रुपया रखा है, जो मन सो ले लो, तो जो ताकतवर है वो ले लेंगे। तो गाँव में हम लोगों को उदाहरण देते थे कि एक टोकरी में आप घास रख दें और 10 तरह की बकरियों को छोड़ दें, उसमें जो मजबूत बकरी होगी वो खा लेगी, कमज़ोर बकरी रह जाएगा। तो भारत का जो संविधान बना है, लोकतंत्र जो बना है, उसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और महिलाएं, तमाम तरह के जो लोग हैं, सबको उसमें बराबरी का हक, अधिकार और काम मिले, सम्मान मिले, इसके लिए दिया गया था। तो वो लोगों को समझाना। तो ये कृषि काला कानून इसी तरह नष्ट हो जाएगा पूरा देश का किसान। जैसे BSNL बर्बाद हो गया, आइडिया बर्बाद हो गया, तमाम तरह का और भी कंपनियाँ, टेलीनॉर, यूनिनॉर, तमाम तरह चल रहा था, तो वो सभी कंपनियाँ नष्ट हो गई। ओनली जियो और किसी तरह एयरटेल चल रहा है। तो जब किसी एक का प्रभुत्व होगा, मतलब लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। इस देश में जो शहीद हुए जगदेव जी, या आज सरदार अजीत सिंह का जो जयंती है, संत गाडगे जी महाराज हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं, ऐसे लंबी विरासत है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तमाम लोगों ने जो श्रम किया, जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, वो इस देश के आम नागरिकों, गांधी भी कहते हैं कि जो नीति न्याय बना रहे हो, क्या वह अंतिम व्यक्ति को लाभ मिल सकता है? क्या नहीं मिल सकता है तो वह कानून वह बनाना बेकार है। तो इस देश में जो ये 3 काले कानून आए हैं, ये सारा चीज़ जो है लोगों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि ये हकीकत क्या है, उस हकीकत को समझाना, जानना, बताना कि ये असल में लड़ाई किसकी है। ये लड़ाई बहुजनों की लड़ाई, और ये अंततः मार मजदूरों को, जो सीमांत किसान हैं उनको, और इस देश के जो छात्र नौजवान हैं उनको भुगतना है। क्योंकि बेरोजगारी बढ़ेगी, और जब 12 घंटा का काम होगा, पेट में भूख होगा, तो आप या तो मजदूरी में, गुलामी में, मजबूरी में आप फिर से बंधुआ मजदूर बनेंगे, या फिर भगत सिंह की तरह फांसी पर लटकेंगे। तो इस देश के किसानों को, इस
देश के नौजवानों को और इस देश के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी को तय करना है कि वो फिर से गुलामी में जाना है या फिर से लड़कर इस देश की आज़ादी को बचाना है। ये आप पिछले दिन किसान आंदोलन में दिल्ली भी गए थे जी। तो वहाँ पर जाने के बाद जब आपने राकेश टिकैत से बात की बिहार में, वहाँ पंचायत को लेकर उनको निमंत्रण दिया, तो उनका क्या जवाब? बिल्कुल, राकेश टिकैत से हमारी बातचीत हुई। हम लोगों ने पूरे यहाँ के जो किसान एकजुटता आंदोलन चला रहे हैं उसका पूरा ब्यौरा दिया। वहाँ पे चौधरी हरपाल सिंह से भी मिले, डॉक्टर संदीप पांडे से मिले और तमाम तरह के जो किसान आंदोलन चला रहे हैं, मेधा पाटकर, सब लोगों से मिला है, रिपोर्ट दिया और सब लोगों को हमने आमंत्रण दिया है कि आप भागलपुर आएँ, बिहार आएँ और बिहार में जो आंदोलन की अगर चिंगारी बढ़ेगी तो बिहार बदलेगा देश का तकदीर, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि बिहार का जो आंदोलन का नींव है वो बहुत मजबूत नींव है, इसलिए बिहार में उन लोगों को आमंत्रण दिया है और जल्दी हम लोग संगठित होकर के उनको बुला करके बिहार में क्रांति का बिगुल फूकेंगे। एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे। आज 23 फरवरी है और आपको याद होगा कि पिछले वर्ष 23 फरवरी को दिल्ली दंगा का शुरुआत हुआ था। तो दिल्ली दंगा में जो लोग मुजरिम थे, क्या उन लोगों को सच में सजा मिल चुकी है या फिर जो मतलब जो एक तरह से कहीं तो दोषी नहीं थे उनको जेल में डाला गया है? मतलब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? बस 26 जनवरी का आप मामला देख लीजिए कि किसानों के बीच में कैसे उनके घुसपैठिए गए और जाकर के झंडा फहराने का काम। किसान तो बहुत शांति से आंदोलन कर रहे हैं और सक्षम हैं। किसान तो हर एक लोग, आप भी किसान हैं, हम भी किसान, उत्पादन का जो काम करते हैं सब किसान हैं। तो किसान हमेशा शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं। आप जानते हैं कि जब खेती करते हैं तो खेत में किसी तरह का जीव को भी मारना पसंद नहीं करते हैं। तो आंदोलन के बीच इनको जैसे शाहीन बाग का हुआ, NRC NPR हुआ तो इनको पाकिस्तानी, किसानों को खालिस्तानी, ये तो इनकी पुरानी रणनीति। मैंने कहा ना कि जब पूंजी को बढ़ाना है तो सांप्रदायिकता का रंग लाना है, ये एकदम पॉलिसी है। और ये जो डिवाइड एंड रूल का काम है ये बहुत दिनों से चला हुआ है। इसी को हम लोग ब्राह्मणवाद कहते हैं, इसी को मनुवाद कहते हैं कि इसी के माध्यम से मंदिर हमारे पूरा कोरोना में ताला मर गया। ताला लगने के बाद मंदिर कोई काम का नहीं, लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म हुआ कि देखिए मंदिरों में कैसी भीड़ है और जबकि अस्पताल की ज़रूरत है। आज राम के नाम पर गांव-गांव से चंदा लिया जा रहा है। कोरोना जब हुआ था तो क्या गांव-गांव के लोगों को मुआवजा या उनको जो सुविधा देना चाहिए उस देने का काम किया क्या? नहीं किया। तो ये सरकार हमेशा सांप्रदायिक रंग लेता है। पैसे की कमी नहीं है, वो मंदिर चाहे तो अपने अडानी और अंबानी से बनवा लेगा, लेकिन हर एक लोगों को राम से कनेक्ट करके सांप्रदायिकता रंग देना है, इसलिए राम मंदिर का ये बनाया। और ये तमाम तरह का जो षड्यंत्र है वो ऐसा कर रहा है। हम लोग तो देश के अंदर बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। हम लोग जैसे लड़ते हैं तो उनको अर्बन नक्सली भी कह देते हैं। जो सामाजिक न्याय के लिए लड़ते हैं उठा करके जेल में डालने का काम करते हैं। मुझे भी जेल में डाला, 3-3 महीना जेल में रखते हैं। जी जी। तो एक और सवाल आपसे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कोरोना काल में जब यहाँ जांच वगैरह हो रहा था तो एक सामने अभी कुछ दिन पहले 10 दिन पहले एक न्यूज उभर कर आई कि जो जांच हो रहा था उसमें भारी गड़बड़ी पकड़ाई गई। काफ़ी फर्जी 0 नंबर थे, 10 का जो नंबर था उन पर लगभग 300 लोगों के जांच हो रहे थे। तो इस बिहार स्वास्थ्य व्यवस्था की इतनी बड़ी गड़बड़ी को, जो कि इतना खतरनाक प्रचार किया गया कोरोना, उसको आप किस प्रतिक्रिया से देख रहे हैं? देखिए, कोरोना का जो असल में खेल है, कोरोना आया नहीं आया है, कोरोना लाया गया है। और ये कोरोना पूरा पूंजीपतियों का खेल है। और इस पूंजीपतियों का खेल आप देखेंगे कि कोरोना काल में आपको ऑनलाइन मार्केटिंग बढ़ गया। ऑनलाइन मार्केटिंग मतलब है कि पूरी की पूरी पूंजी व्यवस्था पर उनको कब्जा कर लेना, इसीलिए वो ऑनलाइन मार्केटिंग का काम है। और इसे ऑनलाइन मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए सारी व्यवस्था की गई। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से इन्होंने ये कहा कि अगर मतलब जो सरकारी कंपनियां अगर उसे बंद नहीं किया जाएगा तो जिस तरीके से जियो को बंद कर, BSNL को बंद कराने अगर नहीं कराया जाता तो जियो दे देना धन धन नहीं होता। उसी तरीके से अगर किसान बिल जो लाया गया है अगर पूंजीपतियों के लिए काम नहीं किया जाएगा तो जो उन्होंने पूंजीपतियों से चंदा लेकर रखी है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से इन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को पहले जहाँ 8 घंटे रोजगार करने पड़ते थे, 8 घंटे काम करने पड़ते थे किसी भी जगह, लेकिन अब वहाँ पर उन्हें 12 घंटे का काम किया जाएगा। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि किसान, इन्होंने भी जो ये आंदोलन चल रहा था, जो ये यात्रा चल रही थी, जगह जगह जाकर लोगों को संबोधित कर रहे थे। हम जानते हैं कि जो आपने यात्रा निकाला था, जो आप गांव-गांव जा रहे थे, हर चौराहा पर सभा कर रहे थे, तो उस सभा का आखिर उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि इस देश के अंदर जो मोदी सरकार जो 3 कृषि काला कानून लाया, वो सबसे पहले जो देश के अंदर आज़ादी के बाद जो कानून बना था 1955 में वास्तु अधिनियम, उसमें था क्या कि जो भी भोजन के पदार्थ हैं और जो आम लोगों के जो हित में जो चीज़ें जुड़ी हुई है, उसके जीवन से जुड़ी हुई है, उन चीज़ों की कालाबाजारी नहीं हो।
दूसरा था 1970 में जो कानून बना था, वो कानून था कृषि वाणिज्य व्यापार के लेके, जो कि सरकारी मंडियाँ थी और जो प्राइवेट मंडियाँ थी उस पर सरकार का नियंत्रण हो, और ये सरकार ने इन दोनों कानूनों को ख़त्म कर दिया। अब जो इस देश के अंदर जो फसल है वो उस पर जो होगी वो अडानी अंबानी के गोदामों में, तिजोरियों में बंद होगी, और बड़ी आबादी को तमाम चीज़ों से, फसलों से वंचित रख दिया जाएगा, ज़मीनों से वंचित रख दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर जब देश की सरकार वो किसानों का अनाज नहीं कर देंगे तो आम लोगों के पास, आज भी आप देखें देश की बड़ी आबादी ना, वो बड़ी आबादी एक भुखमरी के शिकार पर है। आपको पता होगा कि भाजपा की सरकार जब झारखंड में रघुवर दास थे तो उस समय जो भाजपा में सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ है वहाँ भी एक बच्ची भात भात खाते मर गई थी। आपको पता होगा देश की आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी जब लोग भोजन से मर रहे हो तो उस देश की हालात क्या होगी। ये वही सरकार है जो इसके अगर पहले आज़ादी के पहले जाएंगे, इसके वंशज जो माफ़ी मांग के वीर सावरकर कहलाए, आज ये देश बेच के देशभक्त कहला रहे हैं। इन्होंने नारा दिया था कि भाई हम देश बिकने के लिए नहीं देंगे, लेकिन आज ये पूरे देश को गिरवी रख रहा है। और आपको याद होगा जब कोरोना काल की दौर थी, जो सबसे पहला कानून संशोधन किया वो श्रम कानूनों में संशोधन किया। श्रम कानून जो पूरे विश्व के अंदर 8 घंटा था, और उस लड़ाई को सबसे पहली शुरुआत जो मजदूरों ने शहीद हुआ था वो शिकागो में हुआ था, और उसके बाद पूरे विश्व के अंदर मजदूरों की जो संघर्ष हुई थी उसके बाद 8 घंटे का श्रम कानून बना। लेकिन आज सबसे पहला जो लॉकडाउन के समय में जो मोदी ने संशोधन किया वो श्रम कानून में संशोधन किया। अब श्रम कानून 8 के बदला 12 घंटा काम करना होगा। मजदूरों को ट्रेड यूनियन बनाने की अधिकार नहीं है। आप समझ लें कि जब इस देश के अंदर 8 के बदला 12 घंटा युवा, मजदूर, किसान तमाम लोग काम करेंगे तो क्या वो अपने जीवन के दूसरा काम कर पाएंगे। मतलब फिर से है कि इस देश के अंदर ये जो आरएसएस और भाजपा के लोग जो बैठे हुए हैं सत्ता में, मनुवादी लोग, ये चाहते हैं इस देश की बड़ी आबादी को बंधुआ मजदूर बना दें। आज 23 फरवरी है। आपको याद होगा कि पिछले साल आज के दिन दिल्ली में दंगा भड़का था। अगर इसको काले दिन के तौर पर भी देखें तो कोई गलत नहीं होगा। क्या जो लोग आरोपी थे उनको पूर्ण रूप से सज़ा मिल पाई अभी तक? आप अगर देखें इस जो शासन में बैठे हुए जो मोदी हुक्मरान हैं, तो ये जो भी लड़ाइयाँ, जब SC ST एक्ट को ख़त्म किया जा रहा था, जब उस दौर में दलित लड़ रहे थे तो बोल रहा था कि भाई ये नक्सली हैं। जब इस देश की जल जंगल ज़मीन बचाने की लड़ाई आदिवासी लड़ते हैं तो उसे माओवादी कहा जाता है। जब इस देश के अंदर CNRC बचाने की लड़ाई मुस्लिम समाज लड़ रहे थे तो उसे आतंकवादी कहा जाता है। और अगर इस देश के जो बुद्धिजीवी हैं, जो छात्र नौजवान हैं, जो अगर वो इस सत्ता के खिलाफ बोलते हैं तो उसे अर्बन नक्सल कह के, देशद्रोही कह के जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। आप पिछले दौर CNRC की ही दौर देखेंगे, जिस दौर में दंगा भड़काया गया था। कपिल मिश्रा खुलेआम छुट्टा घूम रहे हैं, और हमारे JNU कैंपस के पढ़े लिखे नौजवान, उमर खालिद हो, नताशा हो, तमाम लोग आज भी इस सलाखों के पीछे बंद है। हमारे बिहार के शर्जील इमाम, वो भी आज बंद, जेल के अंदर बंद है। लेकिन आप देखें आज इस दौर में मेरा मानना है कि भाई जो इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, भले ही ये सरकार उसके देशद्रोही का तमगा दे, लेकिन आने वाले हमारे युवा पीढ़ियों, हमारे नस्लों के लिए वही सच्चा देशभक्त हैं, और ये गद्दार हैं। और इन गद्दारों के खिलाफ देश की 90% श्रमजीवियों को लड़ना होगा। अगर नहीं लड़ेंगे तो ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर आप देखेंगे नई बिल लाया, नई शिक्षा नीति कानून लाया है। नई शिक्षा नीति में अब इस देश के अंदर जो विदेशी निवेश है और जो देसी पूंजीपति है वो विश्वविद्यालय, इंस्टीट्यूट तमाम चीज़ें खोलेंगे। जैसे इस देश की बड़ी आबादी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक के बच्चे स्कूल कॉलेज पढ़ना शुरू किया तो सरकारी व्यवस्था खत्म हो गई, और सरकारी व्यवस्था में आज सिर्फ डिग्री दिया जाता है, एक डिग्री दिया जाता है, पढ़ाई जीरो हो गया है। देश के अंदर जो प्राइवेट स्कूल संस्थान है वहाँ हमारे समाज के बच्चों की स्थिति नहीं है, हमारे माता पिताओं की, अपने बच्चों को वहाँ शिक्षा दे पाएँ। अगर जिस देश के अंदर समान शिक्षा प्रणाली लागू नहीं हो और देश की बड़ी आबादी को शिक्षा से काट दिया जाए, उस देश का ना लोकतंत्र मजबूत हो सकता है, ना उस देश का आगे विकास हो सकता है। तो ये थे आपने देखा कि युवाओं का गुस्सा किस कदर है। ये आप सर आपको समझाना भी चाहते हैं और खुली चुनौती भी दे रहे हैं कि अगर आप सत्ता के द्वारा, जिस जनता के द्वारा चुनकर आज सत्ता में पहुंचे हैं, अगर आप उस जनता के लिए काम नहीं करते हैं तो आज हम आपको सत्ता में लाए हैं, कल आपको सत्ता से नीचे उतारने का काम करेंगे। इन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से लॉकडाउन के काल में श्रम कानून बना करके किस तरीके से जो काम के घंटे थे उनको कम किया गया। हम आगे भी आपसे मिलेंगे और दिखाएंगे किस तरीके से लोग सरकार के प्रति उग्र हो रहे हैं और उनसे आंख से आंख मिलाकर सवाल कर रहे हैं। धन्यवाद।